पिछली क्लास की तरह ये क्लास भी आपकी हिंदी क्लास होने वाली है और मैं बता दूं कि ये 2 फरवरी 2023 को सीटेट द्वारा पूछे गए ये काव्यांश आधारित प्रश्न हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो चलिए काव्यांश को पढ़ते हैं और उसके बाद उसके ऊपर जो प्रश्न बने हुए हैं उसको करने का प्रयास करते हैं। तो उससे पहले जो भी नए आए हों चैनल पे वो जरूर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए इस क्लास को, ताकि वो भी इस क्लास का उपयोग कर सकें अच्छे से। तो निर्देश दिया हुआ निर्देश पढ़ लीजिएगा आप। मैं शुरू करता हूँ इस काव्यांश को। तो दिया है कि काव्यांश दिया है कि ले चल नाविक मझधार मुझे, दे दे बस अब पतवार मुझे, इन लहरों के टकराने पर आता रह रह कर प्यार मुझे, मत रोक मुझे भयभीत न कर, मैं सदा कटीली राह चाल, मेरे पथ के पतवारों में ही नव नूतन मधुशाला पला, मैं हूँ आबाद अविराम अथक, बंधन मुझको स्वीकार नहीं, मैं नहीं अरे ऐसा राही जो बेबस सा मन मार चला, दोनों ही ओर निमंत्रण है इस पार मुझे उस पार मुझे, रंगीन विजयी सी लगती है संघर्षों में हर हार मुझे। तो समझिएगा इस काव्यांश को अगर हम अर्थ के अनुसार देखें तो बहुत ही शानदार अर्थ है। इसमें संघर्षों में हर हार मुझे क्या है, देखिए लास्ट लाइन कहा है कि रंगीन विजय सी लगती है, उसको जो विजय है वो रंगीन सी लगती है और संघर्षों में हर हार मुझे। तो अगर इसका हम अर्थ निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो जल्दी जल्दी हम अपने क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसके आधार पे है। तो दिया गया है कि राही जो है वो नाविक से क्या आग्रह करता है, तो वो आग्रह जो करता है कि मझधार में लेकर जाकर पतवारा थमा दे, जो मतलब मझधार यानी कि जो धारा बह रही है उसमें ले जाकर जो पतवार यानी कि जो जिसको आप चप्पू भी बोलते हैं, जिससे नाव को आगे बढ़ा देता है, उसकी बात कर रहा है कि वो उसको दे दे, इसी की यहाँ आग्रह करता है नाविक से जो राही होता है वो आग्रह करता है। 11वें क्वेश्चन की बात करें तो दिया है कि रंगीन विजय सी लगती है संघर्षों में हर हार मुझे का आशय है। तो दिया है, देखिए पहला दिया है कि कवि को लड़ने में सजा आता है, जी गलत। कवि विजय को रंगहीन मानता है, ये भी गलत। वह हार से घबरा जाता है, ये भी गलत। डी वाला ऑप्शन आप देखिए और एकदम सटीक देखिए, वह हार से घबराता नहीं है, उससे जो हार भी है वो संघर्षों में हर हार मुझे, तो क्या है वो रंगीन से लगती है उसको, वो घबराता नहीं है। 12वें क्वेश्चन की बात करें तो दिया है कि विप्लवों का सागर भी कवि को पराजित क्यों नहीं कर सकता, विप्लवों का सागर भी कवि को पराजित क्यों नहीं कर सकता। तो ए है वह सदैव संघर्ष करता है, कभी हार नहीं मानता। बी है उसे बंधन स्वीकार नहीं, और सी है उसे लहरों के टकराने पर क्रोध आता है, और डी है वह मनमानी करना चाहता है। तो इसका सटीक और सही जवाब आप सभी करिए। तो वह सदैव संघर्ष करता है, कभी हार नहीं मानता, इसीलिए वो विप्लवों का सागर भी कवि को पराजित नहीं कर सकता है, क्योंकि वह कवि जो है वह सदैव संघर्ष करता है और कभी हार नहीं मानता है। 13वें क्वेश्चन की बात करें तो 13वां दिया है कि सागर का पर्याय है, यानी कि सागर का जो पर्यायवाची है उसको आप बताइए, मधुमास, पतवार, विप्लव या परावर। तो अभी इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा है, क्या देखा है कि आपने पतवार भी देखा और विप्लव भी देखा। तो विप्लव तो इसका पर्यायवाची नहीं होगा, लेकिन आप परावर का देखिए, परावर जो होता है, परावर इसका पर्यायवाची होगा। और अन्य पर्यायवाची जो है उसको मैं मौखिक तौर पर बताता हूँ। पयोधी होता है, उदधि होता है, नदीश होता है, जलधि होता है, वरिधि होता है, निर्निधि होता है, अर्ण होता है, जलधाम होता है, अवधि होती है। तो बहुत से इसके पर्यायवाची हैं जिसको आप नोट कर सकते हैं मेरे बताए गए शब्दों द्वारा। देखिए 14वां क्वेश्चन दिया है कि पतवार किसे कहते हैं। पतवार किसे कहते हैं, तो ए आपका है तलवार, बी है आपका जिससे नाव चलाई जाती है, देखिएगा बी वाला ऑप्शन पे ही रुकिएगा, और सी आपका लाठी है, और डी आपका जो पत्तों से बनता है। तो पतवार पत्तों से नहीं बनता है, पतवार लकड़ी से बनती है जिससे नाव चलाई जाती है। मैंने पहले क्वेश्चन में आपको साफ साफ बताया था इसको। 15वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो अविराम का विलोम होगा। अविराम का विलोम मुझे लगता है कि एक बच्चा, छोटा बच्चा भी जो है वो भी बता देगा। अविराम यानी कि विराम में अ शब्द जुड़ने से उसका अपोजिट होता है, यानी कि विलोम होता है, तो इसका जो अपोजिट है वो विराम हो जाएगा। तो इस तरह जो 15वें का बी ऑप्शन है सही हो जाएगा। अब बात करेंगे हम 16वें क्वेश्चन की, तो ये हिंदी पेडागोजी के प्रश्न आ गए हैं। तो यहाँ से 5 क्वेश्चन जो हम हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए थोड़े और सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पेडागोजी के हैं, कुछ रिपीटेड क्वेश्चन होंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो शुरुआत करते हैं 16वें क्वेश्चन की। दिया है कि पठन के मुख्य उद्देश्यों में से एक है प्रवाह के साथ पढ़ना। समझिएगा, प्रवाह के साथ पढ़ना, ऊंचे स्वर और स्पष्ट रूप में पठन। सी है पाठ्य सामग्री में से अर्थ निकालना, और डी है पाठन के समय विराम चिन्हों और अस्तर शैली का प्रयोग करना। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, तो सी जरा देखिए आप सभी, पाठ्य सामग्री में से अर्थ निकालना जो है पठन के मुख्य उद्देश्यों में से एक मुख्य उद्देश्य है।
बात करेंगे हम 17वें क्वेश्चन की, तो दिया है कि सार्वभौमिक व्याकरण पदावली नाम चॉम्स्की द्वारा दी गई है। सार्वभौमिक व्याकरण, तो अब सार्वभौमिक व्याकरण को जो है उसको हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि क्या चीज़ें हैं वो। तो ए ऑप्शन है कि सभी के द्वारा यानी कि सर्वत्र अनुसरित बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है और लोगों द्वारा आसानी से पहचाना जाता है। तो क्या ये सही है? जी नहीं। बी की बात करें तो सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है और ये राइट ऑप्शन आपका होगा। इसको आप टिक करेंगे और इसको आप नोट डाउन करेंगे कि सार्वभौमिक व्याकरण जो है सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है। जैसे आप हिंदी व्याकरण बात करें, इंग्लिश व्याकरण की बात करें, तो जब हिंदी व्याकरण की बात करते हैं तो हमारे देश में यानी कि जहाँ जहाँ हिंदी का प्रचलन होगा उसके लिए बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का जो समूह होता है वो चीज़ें होती हैं। ये सार्वभौमिक व्याकरण है यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर जो है ये प्राकृतिक भाषाओं के लिए बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है। फिर बात करेंगे 18वें क्वेश्चन की, तो दिया कि भाषा अध्यापक को प्राथमिक स्तर पर पोस्टर, चित्र एवं अन्य प्रकार की पठन सामग्रियों का प्रदर्शन किस ऊंचाई पर करना चाहिए। तो ए आपका दिया है कि उन्हें सुरक्षित रखने और फटने से बचाने के लिए इस ऊंचाई पर रखना चाहिए जहां शिक्षार्थी न पहुंच सके, और बी है इस सुविधाजनक ऊंचाई पर होने चाहिए जहां शिक्षार्थी उन्हें छू सके और पढ़ सके। सी आपका है कक्षा के बाहर बुलेटिन बोर्ड पर लगाने चाहिए। डी आपका है पुस्तकालय में लगानी चाहिए जहाँ शिक्षार्थी जाएं और सामग्री की खोज कर सकें। तो इस तरह जो आपका ऑप्शन है उससे हमें सही बताना है ऑप्शन को। तो देखिए बी वाले ऑप्शन को दिया कि इस सुविधाजनक ऊंचाई पर होने चाहिए जहाँ शिक्षार्थी उन्हें छू सके और पढ़ सके। इसी को हम जो पोस्टर, चित्र एवं अन्य प्रकार पठन सामग्रियों का जो ऊंचाई होती है इसी ऊंचाई पर हम रखेंगे जहाँ शिक्षार्थी उन्हें छू सके और पढ़ सके। बात करेंगे 19वें क्वेश्चन की, तो 19वां क्वेश्चन हमारा दिया कि बुनियादी साक्षरता एवं गणित यानी कि FLN मिशन सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो ए आपका दिया है कि पूर्व विद्यालय से ही अंग्रेजी भाषा लागू करना। बी आपका दिया है कि नियमित रूप से कक्षा परीक्षण आयोजित कर आकलन को बाल मित्र बनाना, और सी आपका उन भाषाओं को प्रयोग करना जिनसे शिक्षार्थी परिचित हैं, और डी निर्देश का माध्यम बदलकर अंग्रेजी माध्यम को देना। तो इस तरह ध्यान देंगे हम इस क्वेश्चन को, और जो हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन है उसको हम चूज़ करेंगे। तो सी वाला ऑप्शन जो है वो बोर्ड द्वारा बताया गया है। क्या दिया कि उन भाषाओं का प्रयोग करना जिनसे शिक्षार्थी परिचित हैं, यानी कि बुनियादी साक्षरता एवं गणित मिशन सफलतापूर्वक के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो उन भाषाओं का प्रयोग करना जिनसे शिक्षार्थी परिचित हैं, यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 20वां। गीतिका बिहार में रहती है, वह अपने पिता के साथ दिल्ली आई और आपकी कक्षा में पढ़ने लगी। वह मैथिली भाषा बोलती है। अब यहाँ पे दिया है कि आप क्या करेंगे। तो आप जो यहाँ पे लास्ट आपको शब्द दिया गया आप, इस आप से आपको रिलेट किया गया है यानी कि टीचर के तौर पे। तो ए ऑप्शन देखिए, उससे सहपाठियों के साथ घुलने मिलने के लिए कहेंगे और अब तक जो काम कक्षा में हुआ उन्हें जानने के लिए कहेंगे। बी क्या है? बी दिया है कि आप उससे अनौपचारिक रूप से बातचीत करेंगे, उसकी मैथिली भाषा को स्वीकृत करेंगे जिससे कि वो नई स्थिति में सहज महसूस कर सके। तो ये एक तरह से बहुत ही उपयुक्त ऑप्शन है। लेकिन सी की बात करते हैं, आप उससे विद्यालय की माध्यम भाषा हिंदी में बात करेंगे जिससे कि वो जल्दी जल्दी हिंदी सीख ले। और डी है, आप उसे हिंदी लेखन के बहुत से अभ्यास कार्य देंगे क्योंकि उसे हिंदी सीखनी है। तो देखिए आप बी वाला ऑप्शन को देखिए, यही इसका सटीक ऑप्शन है कि आप उससे अनौपचारिक रूप से बातचीत करेंगे। क्या करेंगे? अनौपचारिक रूप से, और उसकी मैथिली भाषा को स्वीकृत करेंगे यानी कि एक्सेप्ट करेंगे जिससे कि वह नई स्थिति में सहज महसूस कर सके। और यही आपका राइट ऑप्शन होगा। इस तरह ये क्लास और ये क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है। अगले क्लास में हम जो बचे 10 क्वेश्चन हैं हिंदी पेडागोजी को समाप्त करेंगे। तो चलिए आपसे अब विदा लेते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप अपनी पढ़ाई को हर दिन 4-4 घंटे 5-5 घंटे पढ़ के उसमें एक अच्छा मुकाम हासिल कर रहे होंगे। तो आपके हर अच्छी चीज़ों के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं आपको, और मिलते अगले क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।